दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारत के मध्य वर्ग को हफ्ते भर की खुमारी में डूबने का मौका इस सत्ता ने दे दिया, क्योंकि बजट जिस तरह से सीधी उंगली से घी निकालने की बजाय टेढ़ी उंगली से घी निकालने का माध्यम बन गया। अब किस प्रकार से 5 फरवरी बीत जाए, दिल्ली के वोटर अपने जनादेश के लिए मतदान कर दें और फिर उसके बाद कौन सी वो चीज है जो बजट में आज ना घोषित कर हफ्ते 10 दिन के लिए टाल दी गई है, और उसके बाद भारत के मध्य वर्ग पर सत्ता के आर्थिक कहर की एक नई बुनियाद डाली जाएगी। जरा इस पूरे खेल को समझ लिया जाए तो खुमारी उतरते वैसे ही देर नहीं लगेगा जैसे बिहार के लोगों की खुमारी आज शाम होते होते उतर गई कि बजट ने बिहार को बहुत कुछ दिया, गोदी मीडिया ने ढोल पीटा, लेकिन इस ढोल के बावजूद शाम होते होते पता चल गया कि बिहार के लोगों को भी पता चल गया कि कुछ मिला नहीं है। अब बारी दिल्ली की है, और बारी दिल्ली की नहीं, बारी इस देश के टैक्स पेयर की है, सैलरी वाले लोगों की है, और जो सैलरी पर नहीं, जो स्वरोजगार पर है, उन सब की है। दरअसल इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ हकीकत इकोनॉमिक सर्वे ने बता दी, बची खुची बजट ने बता दी। और जब ये हकीकत आप सबके सामने आ गई तो जरा एक एक कर इसे डिकोड करते चले कि आखिर मोदी सत्ता के दौर में निर्मला सीतारमण के इस छठे बजट में ऐसा क्या है जिससे भारतीय मध्य वर्ग को चिंतित होने की जरूरत है। कह तो दिया गया कि 12 लाख तक टैक्स फ्री, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ देखें तो सैलरी पेई लोगों के लिए, वेतन भोगियों के लिए ये आंकड़ा 12,75,000 रुपए तक नए टैक्स रिजीम में, नए टैक्स स्लैब में 1 रुपए टैक्स नहीं लगने की बात की गई है। पुराना स्लैब भी चलता रहेगा, नया स्लैब भी चलता रहेगा, लेकिन कब तक? 7.5 लाख तक तो पहले ही टैक्स फ्री था। और इस देश में इनकम टैक्स के झोल को समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि आखिर आयकर अधिनियम यानी 1861 के आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स कोड को बदलने के लिए हफ्ते 10 दिन के बाद जो नया आयकर अधिनियम लाने की बात निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कही, वो आमतौर पर बजट में जब ऐसी चीजें अनाउंस की जाती है तो आज क्यों नहीं उसे लाया गया? बजट होता क्या है? टेक्निकल टर्म में कहें तो इसे कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, जो संवैधानिक शब्दावली है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं बजट। आखिर ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 फरवरी यानी आज क्यों नहीं आया? आखिर वो कौन सा डर था कि दिल्ली के वोटर नाराज हो जाते, भारत का मिडिल क्लास नाराज हो जाता, जिस वजह से इसे हफ्ते 10 दिन के लिए टाला गया है? अंदर खाने के सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन तत्काल ये राहत देने के लिए फौरी तौर पर बजट में ही कदम उठा लिए गए। वोट लेने के सिवा, दिल्ली के वोटर का वोट लेने के सिवा आखिर वो और कौन सा मकसद है, जरा इस पर भी रोशनी डालनी जरूरी हो जाती है। और ये रोशनी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे के हवाले से, आर्थिक सर्वेक्षण के हवाले से डाल रहा हूं। आर्थिक सर्वेक्षण की माने बड़ा ऑथेंटिक दस्तावेज होता है, लोगों की काफी नजर होती है उस पर, आर्थिक सर्वेक्षण पर, क्योंकि वही अर्थव्यवस्था की असली सेहत को बताता है। और उस सर्वे की माने तो पिछले 15 साल में इस देश में कंपनियों का मुनाफा सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। बावजूद इसके वेतन भोगियों में, उनकी तनख्वाह में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो करीब करीब स्थिर बनी हुई है। ये मुनाफा लेकर जा कहां रहे? और उसके बाद की परिस्थितियों को जरा देखें तो इस देश के अंदर चाहे वेतन भोगी हो या स्वरोजगार करने वाले लोग हों, उन सब की अगर मौजूदा मॉनेटरी टर्म्स में आज अगर करंट प्राइस पर परिस्थितियों को देखें, आर्थिक परिस्थितियों को देखें, तो उनकी आय बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है। यूं कहें कि करंट प्राइस पर तो घटी है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक चाहे वेतन भोगी हो या मजदूर हो या स्वरोजगार वाले हों, सबकी स्थिति यही है कि पुरुषों की आय, पुरुषों के रोजगार में, उनकी मजदूरी में 6.4% की कमी आई। और बात महिलाओं की जाए तो उनके वेतन या उनकी मजदूरी में 12.5% तक की गिरावट देखी जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि इसको उठाया कैसे जाए? स्वाभाविक है कि कंपनियों में माल बनेगा तो बिकेगा,
और माल बिकेगा तो खरीदार चाहिए और खरीदारों के पास पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? जो तकरीबन 7.5-8 लाख तक की इनकम पर लोग टैक्स बचा लेते थे, वो अब 12 लाख रुपए कर दिया गया है। यूं कहे 12,75,000 वेतन भोगियों के लिए हो गया है। यानी 4-4.5 लाख रुपए का जो लीवरेज दिया गया लोगों को खरीदारी करने के लिए, क्योंकि खरीदारी करेंगे तो जीएसटी आएगा। जितना इनकम टैक्स इधर से कटौती होगा, जीएसटी के माध्यम से उसकी भरपाई करने की कोशिश होगी। सामान खरीदे, चाहे साबुन खरीदे, चाहे कपड़ा खरीदे, चाहे गमछा खरीदे, चाहे चश्मा खरीदे या मोबाइल खरीदे, जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि सरकार का जीएसटी पर इतना जोर क्यों है? इस पूरे खेल को समझिए। वोटिंग वाली बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली में चूंकि मध्य वर्ग का शहर है तो 12 लाख तक लोगों को 1 रुपए ना देना पड़े, यह दिल्ली के वोटर्स के मिजाज को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जैसे ही इसकी असलियत इनकम टैक्स अधिनियम के माध्यम से, आयकर अधिनियम के माध्यम से, डीटीसी कोड के माध्यम से हफ्ते 10 दिन बाद लाई जाएगी, मध्य वर्ग की खुमारी, उनका बजट का नशा काफूर होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए जरा आप जीएसटी के खेल को समझते हैं कि खरीदारी बढ़ाने की बात और पीछे से सीधे कान न पकड़कर पीछे से हाथ घुमाकर कान पकड़ने की जो कोशिश है, उसके पीछे की दूसरी कवायद क्या है। तो इस देश में जीएसटी को इंट्रोड्यूस हुए तकरीबन 8 साल बीत चुके, और जब जीएसटी इस देश में लाया गया तो राज्य सरकारों की स्थिति यह हो गई कि कई सारे महत्वपूर्ण टैक्स उनके जीएसटी में डाल दिए गए। यानी वसूलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और देगी राज्य सरकारों को। मोदी सरकार अभी सत्ता में है तो वसूली वही करेगी जीएसटी की, राज्य सरकारों को उनका हिस्सा देगी। अब जीएसटी के बाद की स्थिति यह है कि इस देश में 23 राज्य ऐसे हैं, 23 स्टेट्स, जो अपनी आय के लिए सबसे बड़े स्रोत, प्राथमिक स्रोत के तौर पर जीएसटी का उपयोग करते हैं। और बात यदि छोटे राज्यों की करें तो छोटे राज्यों की हालत यह है कि वो तो जीएसटी पर 70% तक डिपेंडेंट है। 70% उनकी आय, उनके खर्च का स्रोत जीएसटी के माध्यम से आ रहा है, छोटे राज्यों की बात करें तो। और 23 राज्य इन छोटे राज्यों को मिलाकर ऐसे हैं जो जीएसटी के सहारे ही अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को खींच रहे हैं। तो जीएसटी को तो सरकार डिमोरलाइज कर नहीं सकती। आपने देखा होगा कि एलआईसी के या इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो जीएसटी की बात आ रही थी, कैसे वो बात रफा दफा हो गया और सरकार ने कहीं भी कोई मुरव्वत देने की जहमत नहीं उठाई। कई सारे सेक्टर में वो जहमत नहीं उठाई गई, क्योंकि जीएसटी को अगर छेड़ा गया, जीएसटी में कलेक्शन नहीं आया, तो इस देश में ज्यादातर राज्यों की आर्थिक चूल्हे हिलनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादातर राज्य दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जीएसटी को तो छेड़ नहीं सकते। अब जीएसटी को छेड़ नहीं सकते तो जीएसटी का जो मासिक कलेक्शन है, मंथली कलेक्शन है, वो जो गिरता जा रहा है, क्योंकि लोग खरीदारी नहीं कर रहे। ये बात भी इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से आती है कि जीएसटी का मासिक कलेक्शन जब गिर रहा है तो जीएसटी के गिरते हुए मंथली कलेक्शन को रोका कैसे जाए। उसे रोकने के लिए लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ानी होगी। क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए टैक्स रिबेट देना होगा, ताकि लोगों के पास, जो आपने देखा कि 12 लाख रुपए तक का टैक्स अगर लोग नहीं देते हैं तो टेलीविजन चैनलों पर आपने देखा 71,000 रुपए तक बचेंगे, और लोगों के पास जो पैसे बचे वो खरीदारी की तरफ जाए। लोग खरीदारी की तरफ जाएंगे तो जीएसटी देंगे, जीएसटी देंगे तो जीएसटी का जो मंथली कलेक्शन गिर रहा है वो कलेक्शन गिरेगा नहीं, बल्कि वो चढ़ेगा, तो राज्यों को केंद्र दे पाने की स्थिति में होगा। ये हालत हो गई है नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में देश की अर्थव्यवस्था की। अब सवाल उठता है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में वो सच छुपाया जा रहा है, जिस सच को दिल्ली के चुनाव के पहले अगर इस देश के सामने आ गया तो दिल्ली तो छोड़िए, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नामलेवा मिलने मुश्किल हो जाएंगे। बात पूरी तौर पर साफ नहीं हुई है, लेकिन इतनी बात जरूर साफ हो गई है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी कि बजट में डीटीसी यानी डायरेक्ट टैक्स कोड कहें या इनकम टैक्स कोड कहें, उसे नहीं लाया गया। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सिर्फ इतना कहा कि इसे इसी सत्र के दरमियान आगे सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, यानी
5 फरवरी के बाद इसे प्रस्तुत किया जाएगा, जब दिल्ली के लोग अपने वोटिंग राइट्स का उपयोग कर चुके होंगे। उस खुमारी में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व में सराबोर हो चुके होंगे। उसके बाद उनके ऊपर इस तरह की बातें जो छुपाने की जरूरत थी और चुनाव तक के लिए छुपाने की जरूरत थी, उसे खोल दिया जाएगा। दरअसल 3-4 बातें सामने आ रही है। अंदर खाने क्या लिखा है किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि आज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया तो स्वाभाविक है कि एक हफ्ते में तो वो लिखा नहीं जाएगा, पहले से लिख के रखा गया होगा। और बजट में नहीं लाया गया तो दिल्ली के वोटर से बचाना तो जरूर एक कारण है कि वोटर का कोप भाजन न बनना पड़े। 3-4 बातें एक साथ आ रही है। पहला ये कि 1861 का जो आयकर अधिनियम है, जिस अधिनियम के तहत तमाम संशोधनों के बाद उसी आयकर अधिनियम का नाम चलता है और उसी के तहत इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स यानी जो भी डायरेक्ट टैक्सेज है उस जिसकी मॉनिटरिंग सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करता है, जिसकी सीधी मॉनिटरिंग करता है, वो उसी के नियम कायदे कानून से चलता है। अब उस कानून को बदलकर नया कानून लाने की तैयारी है। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिमिनल लॉ के मामले में सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट वगैरह को संशोधित किया गया और आईपीसी को तो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता बनाया गया। बिल्कुल उसी तरह से आयकर अधिनियम की जगह नया डीटीसी लाया जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड, वो सदन के पटल पर रखा जाना है। अब उसमें जो बातें सामने आ रही है, एक बात तो उसमें यह है कि कई सारे अलग अलग जो पर्क्स मिलते हैं लोगों को, खासकर कंपनियों में देखें या पीएसयूज में देखें या दूसरी जगह पर देखें, किसी भी कर्मचारी को वेतन के अलावा जो पर्क्स मिलता है, जो अनुलाभ वगैरह जो मिलते हैं, हिंदी में कहें तो पर्क्स ही ज्यादा समझ में आएगा, जो पर्क्स मिलते हैं, आने जाने का खर्चा मिल जाता है, कुछ लोगों को कुछ और मेडिकल वाली चीजें मिल जाती है, लैपटॉप मिल जाता है, कुछ और खर्चे मिल जाते हैं, उन सब खर्चों को भी इनकम के दायरे में लाया जाएगा। यानी जो 12 लाख रुपए वाला आप टैक्स फ्री देख रहे हैं, ऐसी चर्चा है कि जब डीटीसी आएगा तो डीटीसी के माध्यम से ये तमाम चीजें आय में शामिल कर दी जाएगी, यानी इनकम में जोड़ दी जाएगी कि ये आपके इनकम का हिस्सा है, और तब आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर दिखनी शुरू हो जाएगी। ये अंदर का एक झोल बताया जा रहा है। दूसरा ये है कि अलग अलग तरह के जो कैपिटल गेन टैक्स वगैरह है, उसको लेकर के भी चर्चाएं हैं कि उसमें भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकिन ज्यादा वसूली का माध्यम बनाया जा रहा है। और तीसरा, जो 2 टैक्स रिजीम की बात अभी चलाई जा रही है, उसमें पहले टैक्स रिजीम को खत्म करने की बात हफ्ते भर बाद के डीटीसी या आयकर अधिनियम जो भी कहें उसमें लाया जा सकता है। ये तमाम बातें चल रही हैं। और तो और इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी अलग से इनकम टैक्स या सरचार्ज जैसी स्थिति लगाई जा सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार पर्याप्त अधिकार आयकर अधिनियम के माध्यम से करना चाहती है। और करने के पीछे मंशा क्या है, मजबूरी क्या है? तो मंशा आप सभी जानते हैं कि इस देश के मध्य वर्ग के पास निचोड़ने लायक चीजें ही छोड़ दी जाए कि वो निचोड़ सके, निचोड़ कर ही अपना जीवन यापन कर सके, उससे ऊपर वो सोच ना पाए। क्योंकि जब तक वो निचोड़ने की स्थिति में है तब तक वो चुनावी हिंदुत्व की बयार में बहने की स्थिति में भी है। जब वो निचोड़ने की स्थिति से ऊपर जा रहा है तो चुनावी हिंदुत्व के दायरे से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। आप कुंभ में जो भीड़ पहुंची है, लोगों की भीड़, उस भीड़ में अगर 99% लोगों की गिनती करें तो वही लोग आपको दिखाई देंगे जो इनकम टैक्स भरने वाले लोग नहीं है। इनकम टैक्स भरने वाले लोग नहीं है मतलब कि उनकी आर्थिक आय बेहद कम है और उनके ऊपर धर्म की अफीम इस रूप में हावी है कि वो चाहे भगदड़ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई 144 साल की थ्योरी मनगढ़ंत बनाकर चला दे, वो उस थ्योरी के झांसे में आकर चाहे ट्रेन में लदा करके किसी तरह से जैसे भी हो सके, बस में, ट्रेन में, ना हो सके तो पैदल, जिस तरह से हो सके अपनी धार्मिक आस्था के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए जाने के लिए मजबूर है। तो उस तरह का समाज बनाने के लिए लोअर इनकम ग्रुप में सोसाइटी के बड़े तबके को रहने दिया जाए, इस तरह की नैरेटिव के साथ सत्ता में आने वाले लोगों की यह मजबूरी होती है। अब इस मजबूरी में दिल्ली का वोटर नहीं आ रहा था, तो दिल्ली के वोटर को थोड़ी सी राहत का एहसास कराया जाना जरूरी था। अब उस राहत का एहसास 4 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए
वोटिंग खत्म होने, वोटिंग की शाम तक के लिए कराया जाए। इसके लिए आयकर अधिनियम वाली बात जो आपने देखी, उसको वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले हफ्तों में लाया जाएगा। अब आने वाले हफ्तों में आएगा तो इस मध्य वर्ग की खुमारी आप लिख कर रख लीजिए कि जो आज 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होने पर झूम रहा है, उसकी खुमारी उतरते देर नहीं लगेगी। खासकर बैंक वालों को देखें, बैंक वालों को तो पर्क्स के तौर पर ज्यादा चीजें मिलती हैं, तब उनकी खुमारी सबसे पहले उतरेगी, पीएसयू वालों की उतरेगी। ये पूरा का पूरा खेल उसी दिशा में जा रहा है। बजट के बारे में आपने सुना कि बिहार के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई कि बिहार को ये दिया गया, वो दिया गया। जरा पिछले बजट भाषण को याद कीजिए, क्या कहा गया था? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पता नहीं क्या क्या बातें कही गई थी। कहां गया वो कॉरिडोर? 60,000 करोड़ रुपए बिहार को पिछले बजट में देने की बात हुई थी। जुलाई में जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, 60 करोड़ रुपए भी अभी तक बिहार को मिले हैं क्या? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब नीतीश कुमार ही दे सकते हैं कि पिछली बार जो अनाउंसमेंट हुई उसका क्या हुआ। तो इस बार जो दिया गया है उससे एक बात तो तय है कि बिहार से पलायन रोकने की दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। एक बात यह भी तय है कि पलायन रोकने की दिशा में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार सोचना भी नहीं चाहती है। और तीसरी बात यह भी तय है कि बिहार के लोगों की आर्थिक सूरत-ए-हाल भी इस बजट में जो बिहार 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 बार बार चिल्लाया गया, उससे कोई भी बदलाव होते हुए नहीं दिखना है। क्योंकि बदलाव लायक चीजें क्या हो सकती थी? बदलाव लायक चीजें वही हो सकती थी जिस सेक्टर में बिहार से स्किल्ड लेबर, जो पढ़े लिखे लोगों का तबका है, उसमें सबसे ज्यादा जो पलायन है, उस पलायन की परिस्थितियों को रोकने के लिए बिहार में उस चीज की स्थापना की जाती। और वो था हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे की तरह आईटी हब की स्थापना। क्योंकि पढ़े लिखे लोग बड़ी संख्या में उधर ही जा रहे हैं, तो उसकी जरूरत थी कि 1000-2000 एकड़ में कहीं आईटी सिटी बनाई जाए। वो कहीं कुछ नहीं किया गया। एक्सप्रेसवे पिछली बार ले जाने की बात थी, वो बंगाल और पूर्वोत्तर ले जाना था, तो आसमान से उड़कर तो जाता नहीं एक्सप्रेसवे, बिहार की सरजमीन से ही पास होना था, तो बिहार को देने की बात कर दी गई, जबकि बिहार से होकर पास कराया जा रहा है। तो बिहार के लोग शाम होते होते इस बजट की हकीकत आज समझ गए। उसी तरह से इस देश का मध्य वर्ग भी इस बात को अब समझने की स्थिति में आ जाएगा कि कुछ नहीं मिलने वाला है। 12 लाख रुपए सालाना इनकम टैक्स फ्री हो जाना, सालाना इनकम का टैक्स से फ्री हो जाना, इसकी खुमारी हफ्ते 10 दिन में सबकी उतरने वाली है। और जरा 8वें वेतन आयोग से उम्मीद लगाए बैठे हुए सरकारी क्षेत्र के लोग, वेतन भोगी, पेंशनर, और सरकारी सेक्टर में जब वेतन बढ़ता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ाने के लिए जो मजबूरी आती है, उसके बाद वेतन आयोग की उम्मीद जो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी करते हैं कि जल्द से जल्द आ जाए, भूल जाइए कि 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग से अलग होगा। जो लोग ये उम्मीद पाल कर बैठे हुए हैं कि 8वें वेतन आयोग में 6 पे कमीशन यानी 6ठे वेतन आयोग जैसी सुविधाएं मिलेंगी, भूल जाइए। क्योंकि सत्ता की मौजूदा दौर में वो स्थिति नहीं है कि उतना बड़ा लाभ आपको दे सके। दूसरी परिस्थिति यहां यह है कि सत्ता उस मिडिल क्लास को वहां तक नहीं ले जाना चाहती जहां वो चुनावी हिंदुत्व की खुमारी से उतर जाए। तीसरी बात यह है कि आज जो मार्केट को गिरता हुआ आपने देखा, स्टॉक मार्केट में जो मंदी दिन में बजट के बाद आते हुए देखी, उसके पीछे का कारण क्या था और शाम तक ये थोड़ा संभला कैसे? परिस्थितियां ये थी कि FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, और जब वो पैसा निकाल रहे हैं तो DII यानी घरेलू निवेशकों पर जोर डाला जा रहा है कि वो पैसा लगाकर मार्केट को बचाए। अब ये स्थिति है कि मार्केट बचाने के लिए सरकार मिडिल क्लास को पंप भी करे, मिडिल क्लास से गुजारिश भी करे और मिडिल क्लास को उत्प्रेरित भी करे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में स्टॉक मार्केट प्रायोरिटी है सरकार के लिए या आम जनता प्रायोरिटी है। KCC की बात कही गई कि 3 लाख से 5 लाख, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन KCC का फायदा किसान कितने उठा रहे हैं, कृषि कार्यों के लिए कितने उठा रहे हैं और गैर कृषि कार्यों में उस पैसे का किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा जमीन पर जाकर उसकी हकीकत को देखा जाए तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। खैर,
सत्ता मौजूदा दौर में एक व्यापारी की तरह का व्यवहार करते हुए जो दिख रही है और वेलफेयर इकोनॉमी की अवधारणा को एक विकासशील देश के कॉन्सेप्ट से बाहर निकालकर एक मुनाफा और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर एक बिजनेस की कंपनी की तरह सत्ता को चलाने की जो कोशिश है, उस मानसिकता से लाया गया ये बजट है। और इस बजट की सारी कलई जिस दिन आयकर अधिनियम इंट्रोड्यूस हो रहा है इस बजट सेशन में, उस दिन आपके सामने आ जाएगी। यकीन है कि 5 फरवरी के बाद किसी दिन वो खेल हो जाएगा। तो आज मिडिल क्लास के साथ, लोअर मिडिल क्लास के साथ, गरीब लोगों के साथ इस बजट में तो खेला हो गया है, लेकिन इस खेला के बाद अगला कौन सा खेला किस रूप में आर्थिक तरक्की की राह में बाधा बनकर मिडिल क्लास के सामने खड़ा हो जाए, पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन यह बात जरूर है कि कुछ तो बात रही होगी जिस वजह से आज आयकर अधिनियम के नए प्रारूप को बजट के साथ इंट्रोड्यूस करने से सरकार पीछे हट गई। देखते जाइए, झोल बड़ा है और इस झोल को समझने के लिए ज्यादा नहीं, महज चंद हफ्तों का ही इंतजार करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।